सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। क्लास 10 ज्योग्राफी का 6 चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट को नुकसान जो पहुंच रहा है, उसको हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पॉल्यूट्स 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। अब इंडस्ट्री से अगर 1 लीटर गंदा पानी निकलेगा तो वो 8 लीटर यानी उसका 8 गुना जो साफ पानी है उसको गंदा कर देगा। 1 लीटर गंदा पानी आपने डाला तो उससे 8 लीटर जो साफ पानी है वो भी गंदा हो जाएगा। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड। अब जो आपका फ्रेश वाटर है उसका जो पोल्यूशन हो रहा है, उसको जो पोल्यूट किया जा रहा है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं, उसको हम देखते हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर है मिनिमम यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। अब अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर वाटर का यूज हो रहा है, जनरली सभी जगह वाटर का यूज होगा, तो उस वाटर को ऐसे नहीं कि एक बार इस्तेमाल किया और सीधे उसको रिवर के अंदर या पॉन्ड के अंदर हमने डाल दिया, बल्कि हम उसे कई स्टेज में हमें यूज करने की जरूरत है। फिर से उस पानी को यूज करें, उसे रिसाइकिल करके। तो इस तरह से हम वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी पानी को कलेक्ट कर लिया जाए और उसको अंडरग्राउंड पहुंचा दिया जाए, फिर वहां से वाटर हम यूज कर सकते हैं। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। अब जो हॉट वाटर है और जो दूसरी गंदगी है उसको रिवर में डालने से पहले उसका ट्रीटमेंट कर लें, यानी अगर हॉट वाटर है तो उसको हम ठंडा कर लें और जो गंदगी है उसको हम कुछ सफाई कर लें, तब जाकर हम उसको रिवर के अंदर या पॉन्ड के अंदर डिस्चार्ज करें। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कैन बी डन इन 3 फेजेस। अब जो इंडस्ट्री से निकलने वाली गंदगी है उसको 3 स्टेप्स के अंदर, 3 फेजेस के अंदर हम उसकी सफाई कर सकते हैं, और अब किया भी जा रहा है। पहला स्टेज आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है बाय मैकेनिकल मीन्स। ये मैकेनिकल तरीके से होता है, मशीन्स के जरिए होता है। इसमें क्या होता है, आपका स्क्रीनिंग हो गया, ग्राइंडिंग, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन। अब स्क्रीनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे गंदगी के, जैसे आपका पॉलिथीन हो गया या कोई और दूसरे कचरा हो गया, तो उसको हम छान के निकाल लेते हैं। बड़े पार्टिकल हैं तो उसको आसानी से हम किसी भी तरीके से छान लेंगे और निकाल लेंगे। उसके बाद उसके अंदर हम देख लेंगे कुछ काम का, मान लो छोटा सा मेटल का टुकड़ा है तो उसको फेंकने की क्या जरूरत है, उसको हम यूज कर सकते हैं, उससे कुछ और बना सकते हैं। प्लास्टिक का टुकड़ा आ गया या पेपर है, उसको भी रिसाइकिल किया जा सकता है। तो इस तरह से जो बड़ी चीजें हैं, बड़े पार्टिकल हैं, उसको तो सिंपल हम छान लेंगे और निकाल लेंगे, और वहां से जो काम का है उसको रख के बाकी उसको कहीं और दूसरी जगह हम डंप करेंगे। दूसरा आपका ग्राइंडिंग आ गया। अब जो हमने स्क्रीनिंग करने के बाद जो बिल्कुल वेस्ट था, जो काम का था, हमने निकाल लिया। अब जो बिल्कुल वेस्ट है, वो किसी काम का नहीं है, उसकी भी हम ग्राइंडिंग करते हैं। मान लो बड़ा टुकड़ा है तो उसको कैरी करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं है, तो उसको ग्राइंडिंग करते हैं, बिल्कुल छोटे टुकड़े में उसे तोड़ लेते हैं ताकि उसे ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाए। अब आपका आता है फ्लोकुलेशन। इसमें क्या होता है, एक तो आपने निकाल लिया गंदगी, अब जो बचा नीचे लिक्विड वेस्ट बचा, उसमें क्या करते हैं, अब पार्टिकल इतने छोटे हैं कि उसको आप सिंपल छान नहीं सकते, तो उसमें कोई ऐसी चीज डालते हैं जो क्या करती है, जो अंदर छोटे छोटे गंदगी के पार्टिकल हैं उसको अट्रैक्ट करती है। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो एक साथ आके कलेक्ट हो जाते हैं। तो जब कलेक्ट हो जाते हैं तो उनका साइज बड़ा हो जाता है, इतना होता है कि उसको भी हम छान सकते हैं। अब वो पार्टिकल जो एक साथ आते हैं उसमें दो चीज होती है, या तो वो ऊपर आ जाए, सरफेस पे आ जाए, तो वो आपका क्रीमिंग प्रोसेस होता है कि सरफेस से हम उसको हटा के निकाल दें। या कभी कभी क्या होता है, वो जो पार्टिकल एक साथ मिलकर बड़े हुए रहते हैं वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो नीचे बैठ गई होती है गंदगी उसको रिमूव कर लेते हैं। ऊपर से हम जो ऊपर का साफ का हिस्सा होता है उसको हम निकाल लेते हैं और नीचे गंदगी रह जाती है। तो जो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं उसको रिमूव करने का प्रोसेस आपका सेडिमेंटेशन होता है। अब ये प्राइमरी के अंदर क्या होता है, जितना गंदगी होती है लगभग रिमूव हो गई होती है, विजिबल जो दिखाई पड़ने वाली होती है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब जो आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज होता है, यानी बैक्टीरिया की मदद से जो और पार्टिकल्स उसके अंदर रह गए हैं, ऐसे जो हम देख भी नहीं सकते, उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम बैक्टीरिया से उसको डिकम्पोज कराने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया उसको इस फॉर्म में बना दे कि वो बिल्कुल वेस्ट ना रहे। अगर हम कहीं डालें भी रिवर के अंदर या लैंड पे तो उसको नुकसान ना करे। फिर आपका टर्चरी ट्रीटमेंट हो गया। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। तो यहां एक बार फिर से बायोलॉजिकल और इस बार केमिकल भी डालते हैं।
बैक्टीरियाज भी डालते हैं, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस भी, और फिजिकल प्रोसेस भी करते हैं। तो इन तीनों को प्रोसेस को यूज करके बिल्कुल फाइनल टच दिया जाता है। दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। तो इस तरह से क्या होता है, जो आपका वेस्ट वाटर होता है उसको रिसाइकिल कर लिया जाता है। ओवर ड्राइंग ऑफ द ग्राउंड वाटर रिजर्व बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो नीड टू बी रेगुलेटेड इलीगली। अब बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां पर अंडरग्राउंड जो वाटर है, ग्राउंड वाटर, वो बहुत ज्यादा नहीं होता। अब वहां कोई इंडस्ट्री लगी है तो वो ग्राउंड वाटर यूज कर रही है, तो अगर रेगुलर उसे यूज करती रहेगी तो वहां जो ग्राउंड वाटर है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कानून लाने चाहिए, यानी लीगल तरीके से उस चीज को होने से रोकना चाहिए, यानी एक लिमिट बना देनी चाहिए कि इतना, इससे ज्यादा आप ग्राउंड वाटर यूज नहीं कर सकते, या बिल्कुल ही रोक देना चाहिए कि आप ग्राउंड वाटर यूज नहीं कर सकते। पार्टिकुलेट मैटर इन एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स। अब जो आपका पार्टिकुलेट मैटर है, यानी एयर के अंदर जो आपके सॉलिड और लिक्विड वेस्ट हैं, उसको किस तरह से कम किया जा सके, यानी कम से कम जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट पार्टिकल्स हैं वो एयर के अंदर जाएं, तो उसका एक तरीका है फिटिंग स्मोक स्टैक्स। इसमें क्या होता है, ये चिमनी होती है, ये देख सकते हैं आप, चिमनी होती है, इसकी हाइट ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए, यानी चिमनी क्यों बनाई जाती है, उसका रीजन ये होता है, अगर मान लो चिमनी नहीं बनाते, हम डायरेक्ट ऐसे ही सरफेस से धुआं निकाल देते, तो वो धुआं आसपास के एरिया के अंदर फैल जाता। चिमनी की हाइट ज्यादा होती है, और जब ऊपर जाके धुआं निकलता है तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो एयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है, ये इस धुएं को लेकर बहुत दूर तक फैला देती है। तो जिस एरिया के अंदर फैक्ट्री लगी होती है सिर्फ वहीं पर धुआं नहीं होता, अब बड़ा एरिया मिलता है तो वो धुआं पूरी तरह फैल जाता है, इसलिए इतना ज्यादा नुकसान नहीं करता। वहीं अगर चिमनी ना हो तो उस एरिया के अंदर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहीं धुआं फैल जाएगा। अब इन चिमनीज के अंदर और चीजें भी लगाई जाती हैं, जैसे विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये आपका डायग्राम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का है। इसके अंदर क्या होता है, गैस इससे पास होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को हम सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इस प्लेट पे चिपक जाते हैं और गैस आगे निकल जाती है। फिर आपका फैब्रिक फिल्टर हो गया। इसमें क्या होता है, ऐसे डर्टी एयर अंदर जाती है और यहां टकराती है, और यहां पर ऐसे एक एब्जॉर्बर टाइप का लगा होता है, तो एयर अपना टकरा के नीचे चली जाती है और गंदगी यहां चिपक जाती है। फिर धीरे धीरे यहां आके नीचे गंदगी कलेक्ट हो जाती है, इस तरह से अपना घूम के पूरा यहां से फिर निकल जाती है। तो इस तरह से भी एयर की सफाई की जाती है। स्क्रबर्स हो गया। इसमें क्या होता है, ऐसे एयर जाती है यहां पर, और इस एरिया के अंदर कोई सब्सटेंस भरा होता है, जैसे मान लो कॉटन ही भरा हुआ है यहां पर। अब एयर यहां से पास हो जाएगी, लेकिन जो गंदगी है वो यहां चिपक जाएगी, और यहां पर ऐसे वाटर स्प्रे होता है जो इस गंदगी को फिर नीचे भेज देता है, और इस तरह से एयर पास होते हुए क्लीन एयर यहां से निकल जाती है। और आपका हो गया इनर्शिया सेपरेटर। इसमें क्या होता है, हम एयर की डायरेक्शन को कॉन्टिन्यूअस चेंज करते रहते हैं। मान लो जैसे चिमनी है ये, तो ऐसे सिंपल एयर नहीं निकलती, बल्कि हमने यहां पर ऐसे एक प्लेट टाइप का लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे, ऐसे कई लेवल में हम लगा देते हैं। होता क्या है, अब मान लो गैस निकली, धुआं निकला यहां से, तो अपने साथ बहुत सारे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट लेके चलेगा। तो ये गैस जब जाएगी यहां, और यहां पहले टकराएगी, सीधे जाएगी, तो जो गंदगी है यहां टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, फिर ये गैस यहां घूमेगी, फिर यहां जाएगी तो ऐसे यहां टकराएगी, ऐसे घूमते हुए इसको जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, बार बार इसमें टकराते हुए जाएगी, तो गैस तो अपना रास्ता ढूंढ लेगी, वो तो निकल जाएगी, लेकिन जो इसके साथ पार्टिकल जा रहे थे वो टकराने की वजह से उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वो यहीं रह जाएंगे, वो गैस के साथ, यानी जो धुआं है उसके साथ ऊपर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये इनर्शिया सेपरेटर हो गया। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन द फैक्ट्रीज। तो धुएं को हम कैसे कम कर सकते हैं, अभी कोल यूज कर रहे हैं, कोल से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, उसकी जगह ऑयल और हम गैस यूज कर लें ताकि धुआं कम निकले। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। मशीन और इक्विपमेंट हमको यूज करना है, लेकिन उसके चलाने के लिए जो जनरेटर वगैरह है उसमें हम साइलेंसर लगा दें ताकि नॉइज पोल्यूशन ना होने पाए। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज। लगभग सारी मशीनों को हम फिर से डिजाइन कर सकते हैं इस तरह से कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो जाए। जैसे आपका एसी होता है, उसमें देखते हैं रेटिंग दी होती है 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो स्टार का मतलब क्या होता है, अगर 5 स्टार है तो वो बहुत कम एनर्जी लेगा, अगर 2 स्टार का आपने लिया तो वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो इस तरह से फर्क क्या होता है, सिर्फ डिजाइनिंग का होता है।
उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जितने स्टार का आप एसी लोगे, अगर 5 स्टार का लिया तो महंगा होगा, 4 स्टार का और कम होगा, 3 स्टार का और कम होगा। तो सारा डिज़ाइन का खेल होता है यहाँ पर। तो हम ऐसा डिज़ाइन बनाए जिससे एनर्जी कम कंज्यूम हो। एनर्जी कम यूज होगी तो वेस्ट भी कम होगा, और इस तरह से नॉइज पोल्यूशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल कैन बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन। तो अभी जहां पर बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता है, जैसे ड्रिलिंग वगैरह होती है, तो देखते हैं वो ईयरफोन्स वगैरह या ईयर प्लग्स वगैरह पूरा लगाए रहते हैं अपने कान को बचाने के लिए। तो हम ऐसा एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज करें जिससे कम नॉइज हो, तो उसका यूज भी करना नहीं पड़ेगा, या अगर करना पड़ेगा तो उतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा और लोग जो है उनको तो नुकसान नहीं होगा। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल कंसर्न। अब जो हमारे सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चैलेंज है, यानी इस तरह से डेवलपमेंट हम करें कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम इन्वायरमेंट को इतना नुकसान ना करें कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है उनको इंटीग्रेट कर दें, उनको जोड़ दें। यानी हमारी फैक्ट्री वगैरह भी लगे, इकोनॉमी भी डेवलप होती रहे, और इन्वायरमेंट पे भी हम ध्यान देते रहें, जो इन्वायरमेंट को बचाने वाली चीज़ें हैं वो भी करते रहें, तो दोनों चीज़ें साथ में हो। अब ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री ही बंद कर दें या बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाएं कि जो होगा देखा जाएगा, बल्कि दोनों लेके चलना है हमको। इन्वायरमेंट को भी देखना है, इंडस्ट्री को भी देखना है। अब कहेंगे ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन करता कौन है? हम कहते हैं ना कि मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनटीपीसी ने ऐसा करके दिखाया है। एनटीपीसी शोज द वे, यानी आपका जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है उसने ये चीज करके दिखाई कि हाँ, हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। इंडस्ट्री चलाते हुए भी, फैक्ट्री चलाते हुए भी इन्वायरमेंट को बचाया जा सकता है। अब क्या क्या है उसको हम देखते हैं। एनटीपीसी इज अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया। तो यहां से पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है आपकी। इट हैज आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर ईएमएस, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001। तो एनटीपीसी को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है। आईएसओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी एक स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट होता है कि हाँ, ये अच्छी इंडस्ट्री है, ये अच्छा काम कर रही है। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की वजह से इसको ये सर्टिफिकेट मिला है। द कॉर्पोरेशन हैज प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल, गैस एंड फ्यूल्स इन प्लेस वेयर इट इज सेटिंग अप पावर प्लांट्स। तो ये जो कॉर्पोरेशन है, यानी एनटीपीसी की बात हो रही है, इसकी प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही एक्टिव है। ऐसा नहीं कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा दिया, अब सोच रहे हैं क्या करें, बल्कि जहां पर भी ये प्लांट लगाती है तो वहां पर ये पहले से ही सारी प्लानिंग करती है कि किस तरह से हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाना है। जैसे कि वाटर हो गया, ऑयल हो गया, गैस, फ्यूल, इसके नुकसान से हमको कैसे बचना है, इसके लिए वो पहले से ही प्लानिंग कर दी है, प्लांट लगाने से पहले ही। ऐसा नहीं लगा दिए, पोल्यूशन शुरू हो गया, उसके बाद सोच रहे हैं। अब कैसे होता है ये हम देखते हैं। इट हैज बीन पॉसिबल थ्रू, पहला आपका है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। तो जो इक्विपमेंट्स हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी सबसे अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिसमें आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और जो पुरानी इक्विपमेंट है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। यानी किसी भी तरह से ये पुरानी चीजों को यूज नहीं कर रहे हैं, वो नई चीजें यूज करते हैं जिससे आपका एनर्जी कम कंज्यूम हो और पोल्यूशन कम हो। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। अब जो वेस्ट है उसको ये कम कर रहे हैं, किस तरह से? जो ऐश यानी जो राख है उसका इस्तेमाल करके, यानी ज्यादा हम राख को इस्तेमाल कर लें, ऐश को इस्तेमाल कर लें, ताकि जो वेस्ट है वो कम हो जाए। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर एफॉरेस्टेशन। अब इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, यानी जो जहां पर भी ये फैक्ट्री लगा रहे हैं अपनी, वहां का जो एनवायरनमेंट है वो बचा रहे, उसके लिए ग्रीन बेल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी उसके आसपास के एरिया को ग्रीन बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगा रहे हैं, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, ताकि किसी तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान ना हो। और जो आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है, ये क्या है? ये कोई गाड़ी का नाम नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी है, ग्रुप है, जो कि एफॉरेस्टेशन करती है। ये इसको काम देते हैं कि आप जाओ और इस पूरे एरिया के अंदर आसपास आपको एफॉरेस्टेशन करना है, यानी जहां हो सके, जितना हो सके आपको प्लांट्स वगैरह और ट्रीज लगाने हैं, ताकि एक ग्रीन बेल्ट बनाई जा सके। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू एश पॉन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अब जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है उसको किस तरह से कम कर रहे हैं? एश पॉन्ड मैनेजमेंट करके, यानी एक एरिया उन्होंने बनाया है, जैसे पॉन्ड होता है ना,
वाटर पॉन्ड होता है, यानी एक तालाब होता है इसके अंदर पानी भरा होता है, तो उसी तरह ऐश पॉन्ड बना रहे हैं, यानी एक एरिया है वहां ले जाके सारी ऐश जो है वो राख वो डाल दे रहे हैं, ठीक है, हर जगह इधर उधर नहीं फैला रहे हैं। तो ये आपका ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, सूखी ऐश नहीं होती बल्कि पानी के साथ मिली होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी उस पानी के अंदर ऐश राख वगैरह मिली होती है, तो उसके लिए एक अलग एरिया बनाए होते हैं, वहां वो पानी वाला डाल देते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। तो इस तरह से ऐश वाटर की रिसाइकलिंग होती है ताकि फिर से यूज किया जा सके। और जो लिक्विड दूसरे तरह का जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं कि जो लिक्विड वेस्ट है उसको किस तरह से हम रिसाइकिल कर सकें और कम से कम वेस्ट निकले। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यूज ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। तो जो भी इसके यहाँ पावर स्टेशन है या जहां पर से पावर बन रही है, जनरेट हो रही है, वहां पर इन्होंने इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग की है, यानी वहां के एनवायरनमेंट पे ये पूरा नजर रखे होते हैं कि कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, अगर नुकसान पहुंच रहा है तो उसको हम किस तरह से उसकी भरपाई कर सकते हैं। और रिव्यूज कर रहे हैं, यानी वहां जो लोकल रहने वाले लोग हैं उनसे पूछते हैं, और जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो जाकर वहां देखते भी हैं कि हाँ इंडस्ट्री से क्या नुकसान हो रहा है, कैसे उसे हम कम कर सकते हैं। और एक ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट उन्होंने बनाया है, यानी उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन रखते हैं कि हाँ इन्वायरमेंट की, एयर की, वाटर की क्या क्वालिटी थी पहले, एक साल में क्या असर पड़ा, 2 साल में क्या असर पड़ा, तो इसको देखते हैं ताकि इंप्रूवमेंट किया जा सके। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ आकर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।